इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार साथियों, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी। जी हाँ, लेकर आए हैं एक बार फिर से ये कार्यक्रम, जिसमें होगी ढेर सारी बातें, कुछ ऐसी जो बिल्कुल आपके खेत को एकदम एक नया रूप दे देगी, जिसमें आपकी जो फसलें हैं वो लहराएंगी और बहुत ही अच्छी जो दिशा है उनकी और दशा है वो रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि किसान मित्रों, हमारी जो खेती है ना, उसका आधार दो चीजों पर टिका हुआ है और वो है मिट्टी और पानी। जी हाँ, बिल्कुल, मिट्टी और पानी। अश्विनी ने इशारा दे ही दी है आप सभी को कि आज हम बात करने वाले हैं कि मिट्टी और पानी की जांच के जो विभिन्न आयाम हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से जांचें अपनी मिट्टी को, किस तरह से परखें अपने पानी को। ये सारी बातें आज होंगी हमारे कार्यक्रम किसान की बात में, क्योंकि देखिए मिट्टी और पानी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फसल के लिए, एक खेत को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए। तो क्यों ना आज इस तैयारी की बात की जाए, इन आधारभूत चीजों की बात की जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। जैसा कि हमेशा हम कहते हैं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, आपके जो प्रश्न हो उनको लेने के लिए भी, और आपकी तरफ से जो प्रश्न हो सकते हैं उनको हम डॉक्टर साहब से पूछने के लिए तैयार हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। हमारे फोन नंबर है 0112342108। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका जाना पहचाना नंबर है। और जो नए श्रोता जुड़े हैं उनके लिए एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, 0112342108। तो आप इस नंबर को डायल करें और मिट्टी और पानी से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है या इनसे संबंधित कोई समस्याएं आपके सामने आ रही हैं तो उस संबंध में आप कॉल करें। हमारे विशेषज्ञ निश्चित तौर पर आपके सवालों का जवाब देंगे। और किसान मित्रों, कहने को तो बहुत आसान है कि मिट्टी और पानी की जांच का सरल तरीका है, लेकिन आज के कार्यक्रम में आप समझेंगे और जानेंगे कि ये कितना गहन विषय है और बहुत विस्तृत विषय है। और अगर तकनीकी रूप से इसमें कुछ भी खामी रह जाती है तो उसका हमारी फसल पर प्रभाव भी पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि कोई कमी रह गई हमारी मिट्टी में और हमारे सिंचाई करने वाले पानी में, तो वो कमी ना रह जाए, इसके लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब तक आपके प्रश्न आते हैं, हम डॉक्टर साहब से प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, मिट्टी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, तो कितना जरूरी है किसी भी खेत के लिए मिट्टी की जांच का होना? मैं अपने सभी श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि मिट्टी की जांच कराना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आपको मृदा के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। और मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का मतलब कि जो भी आप फसल उत्पादन लेते हैं, जो फसल उपज होती है, वो आपकी मिट्टी जांच के उपरांत जितना आप पोषक तत्व डालते हैं उसका उसमें प्रभाव पड़ता है। यदि आप संतुलित मात्रा में और पोषक तत्वों की भी प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो इसलिए मिट्टी की जांच के लिए अभी आपका समय आने वाला है, क्योंकि आपकी रबी वाली फसल कटने के लिए तैयार होने जा रही है और वो अप्रैल के एंड तक, 15 अप्रैल तक वो कटना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगली फसल के लिए कि जब मिट्टी की जांच करानी है तो मैं आपको बता दूं सभी किसान भाइयों को कि अच्छा नमूना होना बहुत जरूरी है। और अच्छे नमूने का टाइम अब आने वाला है। आप फसल, आपकी रबी की फसल जैसे ही कटती है, आप अपना मृदा नमूना ले लें। और मृदा नमूना लेने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जहां से आप मृदा नमूना ले रहे हैं उसकी गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर और कह सकते हैं कि 6 इंची गहराई का नमूना लेना है। और ऐसी जगह से नमूना लेना है जहां से फसल खड़ी है, उसमें 2 लाइनों के बीच में से नमूना लेना है। और यदि आपका ब्रॉडकास्ट में छिड़कवा विधि से आपने गेहूं को लगाया हुआ है तो कोशिश करें कि उस जगह से नमूना लें जिस जगह पे प्लांट या घास की जड़ न हो और वहां पे कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह से ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं। तो नमूना लेते समय सबसे पहले जगह का चुनाव करते हैं और रबी की फसल कटने के बाद आपको नमूना लेना है 6 इंची की गहराई का। उसके बाद मृदा जांच के लिए आपको भेजना है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा मृदा जांच के लिए भेजना है, तो नमूना किस तरह से लेना है ये तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन अब हमारे किसान मित्र ले चुके हैं नमूना, भेजे कहाँ, क्या करें उस नमूने का, ये दिशा भी आपने दिखा दीजिए। मैं अपने सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि जब आप मृदा नमूना ले लेते हैं तो आप अपने नज़दीकी
KVK से भी अपने नमूने की जांच करा सकते हैं। और आपके जो ICR है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, उसके संस्थान हैं, उन संस्थानों में लेबोरेटरियां हैं, उन लेबोरेटरियों से अपनी मृदा नमूने की जांच करा सकते हैं। दूसरा, यदि वो भी आपके पास नहीं है, KVK भी दूर है, संस्थान भी आपके नजदीक नहीं है, तो आप जिला स्तर पे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरियां हैं, वहां जाके आप संपर्क करके अपना मृदा नमूना दें। और मैं आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि मृदा नमूना लेते समय आप अपने उस मृदा नमूने पे एक अपना पहचान नंबर जरूर डाल दें या आइडेंटिटी चिन्ह जरूर डाल दें, जो पहचान चिन्ह है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि नमूना आप जैसे देते हैं, पहचान चिन्ह नहीं होता तो नमूना मिस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे आपका 2 खेत हैं और आपने दोनों नाम डाल दिए, तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा मैंने कौन से खेत का नमूना दिया है। तो अपना पहचान चिन्ह जरूर डाल दें। जैसे आप बोल सकते हैं कि नलकूप वाला खेत, या आप ये बोल सकते हैं कि चक्रोट वाला खेत। तो जनरली आप किसान भाई सभी इस तरह के बोलते हैं, तो इस नाम को जरूर उस नमूने पे लिख दें कि कहीं आपके खेत का आइडेंटिटी मिल जाए और आपको उच्च और अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट आपको मिल जाए। जो वो एक लैंडमार्क दिया जाता है एड्रेस बताने के लिए, उसके हिसाब से। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जाननी है मुझे कि आपने कहा कि जैसे नमूने ले लें और साथ में कहाँ भेज सकते हैं हम, ये सारी बातें आई। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की बात अगर करें, तो इसमें हम और क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाए? उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप मृदा जांच का, मैडम ने अभी बताया कि मृदा की आप जांच करा लें, और मृदा की जांच के आधार पर आप संतुलित मात्रा में पोषक तत्व डाल सकते हैं। पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज कर सकते हैं, DAP, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, इन सबको उसमें डालते हैं। और इसके बावजूद आप मृदा जांच नहीं करा पाते हैं, तो आप अपने जो फसल चक्र हैं, जैसे आप धान गेहूं ले रहे हैं, तो उसमें आपको अपने फसल चक्र को बदलना होगा थोड़ा सा। उसमें आपको लेग्यूम फसल बीच में लेनी होगी। जैसे लेग्यूम दलहनी फसल में जैसे आपको ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, इन फसलों को भी ऐड कर सकते हैं। आप ये भी आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जैसे ढैंचा की हरी खाद है, सनहब है, ये भी आप 2 फसलों के बीच में और ये खरीफ की सीजन में आप इसको ले सकते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति बनाए रख सकते हैं। और इसके अलावा आप बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ यदि इनमें से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप अपनी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जो फसल अवशेषों के द्वारा बनाया जा सकता है। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं आपके खेत के आसपास, उसकी पत्तियां को, पतझड़ होगा अभी इस समय, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको सड़ा के उसकी भी कंपोस्ट बना के अपने खेत में ला सकते हैं, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रह सकती है, जिससे उच्च उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य मृदा का बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जहन में आ रही कि हमारे किसान मित्र हैं, हमने भी बहुत बार इनसे बातें की इस बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में काफ़ी बातें की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो उस दौरान ये बनता है या अलग से बनेगा? किस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा और क्या करना है इसका? मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि मैं मिट्टी की जांच किस लिए करा रहा हूँ, कि आपकी मिट्टी बंजर भूमि तो नहीं है, ऊसर मिट्टी तो नहीं है, मैं उसके लिए जांच करा रहा हूँ, या मैं बागवानी के लिए जा रहा हूँ उसके लिए मिट्टी की जांच कराने जा रहा हूँ, या मैं फसल उत्पादन लेना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मिट्टी की जांच कराने जाता हूँ। पर लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या है कि उसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने वाली एजेंसियां हैं, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई फर्टिलाइजर कंपनी हो, चाहे भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगी, तो वो आपका नमूना लेंगी और उस नमूने के आधार पर यदि आप उन एजेंसियों को बताते हैं कि मैं अपने सॉइल हेल्थ कार्ड इसके लिए बना रहा हूँ कि मेरी ऊसर मिट्टी है, उसके लिए देखना चाहता हूँ कि मैं ऊसर मिट्टी का सुधार कैसे करूँ और मैं अच्छे से अच्छा उत्पादन कैसे ले सकूँ, या आप बागवानी के लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा रहा हूँ तो मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि जो मेरी परेशानियां हैं वो परेशानियों का निवारण हो सके। तो जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा तो सॉइल हेल्थ कार्ड में आपके 12 पैरामीटर आते हैं, और 12 पैरामीटर के साथ आज की डेट में लाइम रिक्वायरमेंट और जिप्सम रिक्वायरमेंट, जहाँ एसिडिक सॉइल हैं तो वहाँ आपको लाइम रिक्वायरमेंट की मात्रा देंगे, और जहाँ क्षारीय मृदा हैं वहाँ तुम्हारी जिप्सम रिक्वायरमेंट की मात्रा देंगे, जिससे आप यूज करते हुए अपनी मृदा का स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी जानकारी रही आरती। और डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि जैसे आपने बताया कि मिट्टी की जांच के कई तरीके हैं और हमारे किसान मित्रों ने नमूने ले लिए हैं, तो कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे किसान मित्र हैं जिनके पास की अलग अलग खेत हैं, यानी कि कई खेत हैं। तो इसमें आप हमें ये बताएं
कि क्या मिट्टी की जांच जो हमने मिट्टी ली है उसकी कितनी मात्रा ज़रूरी है, क्योंकि मुट्ठी भर काफ़ी है या कई बार थैला भर लेते हैं हमारे किसान मित्र, उतनी ज़रूरी है? और अगर हमारे किसान भाई जैसे मान लीजिए आज दोपहर में किसी ने थोड़ा सा सैंपल ले लिया है और वो उस दिन जांच केंद्र पर नहीं जा पाते हैं, 1-2 दिन उनको लग जाता है, तो क्या वो सैंपल ठीक रहेगा या उसमें बदलाव करना ज़रूरी होगा? ये आपका क्वेश्चन बहुत जायज क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसान भाइयों को कोई कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि जब संदेह अवस्थिति रहती है किसान के अंदर तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो मृदा नमूना कितनी मात्रा में लें। तो आप जब 6 इंची गहराई का नमूना लेते हैं तो कम से कम आपका 1 किलो के आसपास मृदा नमूना आता है, लेकिन उस 1 किलो नमूना आपको लेबोरेटरी में नहीं भेजना। मैं किसान भाइयों से कहूंगा उसको अच्छी तरह से मिला के उसके 4 भाग कर लें और 4 भाग में से आमने सामने वाले भाग को हटाते हुए 2 भाग को रखें और बाद बाकी 2 भाग को हटा दें और 2 भाग को पुनः फिर उसको मिश्रण बनाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर उसके 4 भाग करें और 4 भाग करके फिर 2 भाग फिर रखें। और जब तुम्हारी मिट्टी 250 से 300 ग्राम रहे तो उस 300 ग्राम मिट्टी को आप मृदा जांच के लिए भेज सकते हैं। अब दूसरा सवाल था कि क्या ये नमूना अभी ले लिया है और कब तक अपने पास रख सकते हैं, क्या दोबारा लेने की जरूरत पड़ेगी? मैं सब किसान भाइयों को कहूंगा ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपका नमूना बार बार लेने की जरूरत हो, लेकिन ये आवश्यक है कि आप अच्छी क्वालिटी का नमूना लें, सही समय पे, सही स्थान से, सही अमाउंट में। जब ये हो जाएगा तो आप उस नमूने को छाया में सुखा लें और छाया में बस खोल के रख दें। घर में लाएंगे आप छप्पर के नीचे या अपने बरामदे में रख दें और रखने के बाद इसमें तुम्हारा अखबार का टुकड़ा हो या कोई वैसा कागज का टुकड़ा उसमें लगा के पॉलिथीन में बना के रख दें। जब आपके पास समय हो, आसपास कोई किसान मेला लगता है या कोई क्रबको फर्टिलाइजर है, इफको फर्टिलाइजर है, कोई भी एजेंसियां वाला जब आपके पास सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, मोबाइल लेबोरेटरी आपके पास आती है, वो कहते हैं हम मृदा जांच कर रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। आप साल भर भी रखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, साल भर के बाद तो दूसरी क्रॉप आएगी फिर आपको चांस मिलेंगे। तो कम से कम 3 से 6 महीने की क्रॉप होती है, आप 1 साल तक अपना मृदा नमूना रख सकते हैं, बशर्ते उसमें कोई डस्ट और ये अदर चीजें मिलावट न हो। बस उसको अच्छी तरह बांध के रख दो, आप साल भर में कभी भी अपनी मृदा की जांच के लिए ले जा सकते हो, नमूना की जांच करवा सकते हो। जी डॉक्टर साहब, जब हमने नमूना दे दिया जांच करने के लिए तो किसान मित्र को कैसे पता चले कि लगभग कितने दिनों के अंदर रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है जो वो आ जाती है? देखिए ये डिपेंड करता है कि मृदा नमूना आप कौन सी जगह पे जांच कराने के लिए दे रहे हैं। जी, कि जहां रूटीन में डेली मृदा की जांचें हो रही हैं तो वो आपका 10 से 15 दिन में मृदा की जांच हो जाती है। आप ऐसी जगह पर नमूने को जांच कराने के लिए दे रहे हैं कि जहां कम से कम सैंपल आते हैं, तो वहां क्या है कि वो एक स्लॉट बनाते हैं, जैसे 50 सैंपल का बना दिया, 100 सैंपल का बना दिया, तो उसको जांच करने में हमको कम से कम एक पैरामीटर को 1 दिन लगता है, तो ऐसे ही तो 12-14 दिन लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि मृदा नमूनों को ऐसे स्थान पर दें कि जहां रूटीन में डेली जांच होती है, और मृदा नमूने को देते हुए वहां का नंबर जरूर ले लें, जो भी अधिकारी है उसका नंबर ले लें और उससे कॉन्टैक्ट करें। वो आपके व्हाट्सएप पे भी आपकी रिपोर्ट भेज सकता है, आपके मेल पे भी आपकी रिपोर्ट भेज सकता है, और आपको पर्सनली फिजिकली जाके भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान मित्र हैं, अगर उनकी फसल खेत में खड़ी है या आपने बताया कि फसल कटने वाली है, उसके बाद की भी स्थिति है, तो कितने समय अंतराल पर हमारे किसान मित्र मिट्टी की जांच के लिए नमूने ले सकते हैं? और जो फसल अगर खेत में खड़ी है तो क्या उस दौरान जो नमूना लेंगे वो ठीक रहेगा या हम खेत खाली होने का इंतजार करें, वो नमूना ठीक रहेगा? देखिए मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि खड़ी फसल में आप नमूना ले सकते हैं, पर लेकिन वहाँ एक समय होता है, कम से कम आपने जो लास्ट खाद लगाया है उसके लिए कम से कम 2 महीने का समय होना चाहिए। जी, 2 महीने पहले यदि खाद लगाया है तो आप खड़ी फसल से नमूना ले सकते हैं, बीच में से लेंगे। यदि आपने खाद कुछ जैसे गेहूं की फसल है उसमें दाने बनते समय अधिकतर किसान खाद लगाते हैं और उसके 10 दिन बाद नमूना लेना चाहें तो वो नमूना जांच के लिए उपयुक्त तो नहीं होता, तो फिर आप 15 दिन का और वेट करें। जब फसल कट जाएगी, मिल्किंग स्टेज खत्म होती है, 1 महीने के अंदर हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद नमूना ले लें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हर किसान की इच्छा होती है कि मैं रबी की फसल कटने के बाद मृदा नमूना लूं, पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आता है कि सभी किसान भाई वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, और जैसे सब्जियां कटने के बाद नमूना लेना चाहें तो इतना इंसेक्टिसाइड प्रयोग करते हैं कि उसका रेजिड्यू जमीन पर रहता है। तो कोशिश ये करें कि रेनी सीजन में आप नमूना लें। रेनी सीजन जैसे ही निकले, बरसात इतनी ज्यादा होगी, जितना रेजिड्यू होगा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, वो सब धुल के नीचे जमीन में चला जाता है, तो आपकी जो मृदा की कंडीशन है वो आपकी नॉर्मल कंडीशन मिलेगी, और वहां मृदा जांच कराना
बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और आप इसी पीरियड में भी करना चाहते हैं तो ऊपर वाली सरफेस वाली परत है, रबी की फसल कटने के बाद गेहूं और ये जो कटेंगे, इसके बाद भी यदि आप नमूना लेना चाहते हैं तो ऊपर 2-2.5 सेंटीमीटर 1 इंची से लेके 1.5 इंची तक मिट्टी को खुरच दें, अलग कर दें, जिससे ऊपर साल्ट और कुछ इकट्ठा है रेजिड्यू तो वो अलग हट जाए और वहाँ से फिर नमूना लेना चाहिए। वो बहुत उपयुक्त तो अच्छा नमूना होगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जी, तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी डॉक्टर साहब से हम तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है। और साथियों, आपको बता दें आज बात कर रहे हैं मिट्टी और पानी की जांच के जो विभिन्न आयाम हैं इसके बारे में। पानी की जांच भी कैसे कराएं, क्या कुछ होना चाहिए, ये भी बात जरूर होगी। लेकिन अश्विनी, हमारे कार्यक्रम में ना हम जो समसामयिक जो विषय लेकर आते हैं, सिर्फ हम विषय समसामयिक नहीं लाते, हमारे जो लोकगीत है ना कभी कभी वो भी समसामयिक होते हैं। बिल्कुल, और हमारे किसान मित्रों को ना जानकारी के साथ साथ इन लोकगीतों का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैंने क्यों समसामयिक कहा, ये लोकगीत हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो आइए सुनते हैं। चलो सभी मतदान करनिए और है अधिकार हमारा, वही करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। भाई चलो सभी मतदान करनिए है अधिकार हमारा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरी आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। और जिनकी 18 बरस उम्र हुई जाके मत का दान करो, अपने मत से चलो सभी एक नए युग का ऐलान करो, अपने मत से चलो सभी एक नए युग का निर्माण करो। भाई अपना हक पहचानो, ये संविधान में लिख रहा सारा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। हाँ, ये अधिकार है सिर्फ हमारा और किसी की मत मानो, अनमोल हमारा वोट, वोट की कीमत न पहचानो, अनमोल हमारा वोट, वोट की कीमत न पहचानो। और मोहर लगाओ सही जगह हो जीवन में उजियारा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। जी, तो आप समझ ही गए होंगे कि समसामयिक हमने कहा था हमारा लोकगीत भी होता है, क्योंकि भाई देखिए लोकतंत्र का महापर्व आने ही वाला है और उम्मीद है कि इसमें पूरा बढ़ चढ़कर आप लोग शिरकत जरूर करेंगे। बिल्कुल, और हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे किसान मित्र जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है, ये मौका बिल्कुल ना चूके और अपना अभी से कहेंगे कि वोटर लिस्ट जो आपका मतदाता पहचान पत्र है उसकी जांच करें, ताकि मतदान करते समय आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर किसी तरह की आपको कोई समस्या आती है तो निर्वाचन आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। जी, और अब वापस लौटते हैं अपने विषय पर जो है मिट्टी और पानी की जांच, इसके विभिन्न आयाम क्या क्या हो सकते हैं। हाँ। और डॉक्टर वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि अभी हमने रिपोर्ट की बात की कि जब रिपोर्ट के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है, आपने एक अनुमानित समय बताया, लेकिन रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद हमारे किसान मित्र क्या करें, उसे कैसे समझें और उसके आधार पर किस तरह से चलना होता है? मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब आपकी मृदा जांच के बाद
जब रिपोर्ट आपके पास आ जाती है तो उस रिपोर्ट में आपके मृदा स्वास्थ्य के बारे में सब जानकारी होती है। जैसे पीएच मान लिखा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी दी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पीएच मान के बारे में बताऊंगा कि यदि आपका पीएच मान 8.5 से ऊपर है तो समझ लो कि आपकी खेत की मिट्टी है उसमें परेशानियां बढ़ने जा रही हैं। और जैसे ही ये पीएच मान 8.6 से बढ़ के 9 के आसपास पहुंचता है तो आपकी मिट्टी इतनी खराब हो जाएगी कि उसमें आप उत्पादन लेना बंद कर देंगे और उत्पादन होगा ही नहीं। और जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जहाँ साल्ट होता है, जैसे कहते हैं आपका सफ़ेद साल्ट जमीन पर इकट्ठा हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना है कि वो 4 डेसिमल साइमन पर मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो नीचे है तो आपको उसमें छोटा सा अमेंडमेंट करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो आप यूरिया, डीएपी और पोटास के थ्रू देते हैं। तो उसमें 3 स्थिति लिखी होती हैं, तो आप वैल्यू की तरफ ध्यान न दें। उसमें देखें कि निम्न, मध्यम और उच्च 3 कैटेगरी लिखी होंगी। जहां तुम्हारी निम्न कैटेगरी लिखी है तो जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे गेहूं के लिए 120 नाइट्रोजन है, फास्फोरस 60 है, पोटास 40 है। तो जब निम्न कैटेगरी में आपका नाइट्रोजन आ जाए तो उसमें आप जो है 120 में 50% तक बढ़ा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा निम्न में हो जाए, अति निम्न वर्ड डाल दें तो 50% कर दें और निम्न डालें तो 25% अपना खाद की मात्रा बढ़ा दें। ऐसे फास्फोरस के लिए, ऐसे पोटास के लिए। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट या डेफिशिएंट है, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो आपकी फसल खड़ी है और उसमें कमी है तो आप उसमें डाल तो सकते नहीं, तो उस पीरियड में आपको स्प्रे करना है। तो स्प्रे के लिए आपको 0.1% तक का जिंक सल्फेट, बोरोन की कमी है तो बोरेक्स का, कॉपर की कमी है तो कॉपर सल्फेट, इनके आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप फसल ले रहे हैं और फसल में यदि मिट्टी में आप डाल सकते हैं तो जिंक सल्फेट की मात्रा 25 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 25 kg आपको जिंक सल्फेट डालना है। ये आपको जो है मृदा जांच के बाद, क्योंकि जहां आपकी मृदा जांच हुई है, रिपोर्ट बनी है, वहां उनको नहीं पता कि आप कौन सी फसल ले रहे हैं। जब फसल नहीं ले रहे हैं तो उसकी आपको पता ही नहीं है कौन सी फसल लेंगे तो उसके लिए हमें कितना खाद डालना है। तो एक किसान भाइयों को खुद ही सोचना है कि जहां निम्न, मध्यम, उच्च कैटेगरी हो, और जहां उच्च कैटेगरी में यदि आपकी रिपोर्ट आती है तो वहां 25 से 50% जो खाद डालना है उसकी मात्रा कम कर दें। तो इससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन मिलेगा और मृदा स्वास्थ्य भी लंबे समय तक बना रहेगा। बिल्कुल। और किसान मित्रों, मिट्टी की जो हालत है, स्थिति है, वो अगर अच्छी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारी फसल भी अच्छी होती है। तो ये तो रही मिट्टी की जांच से जुड़ी जानकारी। और डॉक्टर साहब, अब जल्दी से ना पानी की जांच के विषय पर आ जाते हैं। तो आप हमारे किसान मित्रों को ये बताएं कि पानी की जो जांच है उसका नमूना किस तरह से ले सकते हैं हमारे किसान मित्र। किसान भाइयों को बताऊंगा कि जो पानी का नमूना लेना है तो आपको जो कैनाल का पानी है उसकी जांच कराने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो अच्छा पानी होता है। पर ट्यूबवेल का पानी है तो ट्यूबवेल की पानी की जांच कराना आवश्यक है। और उसका नमूना लेते समय सबसे पहले ध्यान रखें कि कम से कम ट्यूबवेल जो है 2 घंटे चलना चाहिए। 2 घंटे पानी निकलना चाहिए बाहर, और 2 घंटे जब पानी बाहर निकल जाए तो उसमें से 200 से लेकर 250-300 ml पानी कलेक्ट कर लेना चाहिए और उसको मृदा जांच के लिए भेजना चाहिए। पर लेकिन जो पानी कलेक्ट कर रहे हैं वो बोतल और वो बर्तन और वो जो है कंटेनर इतना साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं ऐसा हो कि आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड की बोतल में ही पानी इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अधिकतर ये किसान के ट्यूबवेलों के पास ये बोतलें मिलती हैं। तो इसलिए मेंटली तौर पे घर से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कि आज को मेरे को पानी का नमूना लेना है और जांच के लिए भेजना है। तो घर से ही कोई साफ बोतल, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, बिसलेरी की बोतल है, इसको बोतल ले जा सकते हैं, उसमें अपना पानी भर के ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और जैसे कि आपने कहा कि जांच कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे जितने भी श्रोता हैं किसान मित्र, उनके मन में एक ख्याल ये भी आता है, एक प्रश्न आता है कि जांच हम कराने जा रहे हैं लेकिन इसमें क्या कितने पैसे लग सकते हैं, कितनी लागत आ सकती है? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप मिट्टी की जाँच करा रहे हैं तो वो मिट्टी की जाँच किसके लिए करा रहे हैं। आप मेजर न्यूट्रिएंट के लिए करा रहे हैं तो उसके पैसे अलग होंगे, और जहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए जांच करा रहे हैं तो उनके पैसे अलग होते हैं जी। तो मैं सभी किसान भाइयों को कहूँगा कि आप पैसा खर्च करने से अच्छा सुझाव जो मेरा है वो ये कि आप फ्री में ही कराएं। और फ्री में क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी ICAR का संस्थान ऐसा नहीं कि जो किसान मेला नहीं लगाता, और हर साल 2, 4, 6, 10 मेले लगते हैं। तो आप वहाँ जाएं, वहाँ लेबोरेटरिया के मेंबर बैठे होते हैं, उनको आप सैंपल दें और फ्री में आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। यदि उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और फिर भी कराना है, तो मेरे को लगता है कि आप जो फ़ोन नंबर होंगे तो उस लेबोरेटरी से
आप कांटेक्ट करके मृदा के जांच के रेट पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रेट लेबोरेटरी के हिसाब से घटते बढ़ते हैं। कोई कुछ पैसा लेता, कोई लेता 600-700 रुपए मेजर न्यूट्रेंट के लिए, कोई हो सकता है 400 से 500 भी लेता हो, तो ये वहां से ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हम अपने किसान मित्रों को ये कहना चाहेंगे कि जो सरकारी जो प्रयोगशालाएं हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, उनके जो जांच रिपोर्ट होती है वो बहुत ही सही निकलती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सरकारी प्रयोगशालाएं आप वहीं पे नमूना दें और उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही अपनी खेती आगे करें। और डॉक्टर साहब, जल्दी से एक और सवाल जान लेते हैं कि अगर मानकों के आधार पर जो हमारे पानी है उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, तो क्या हमारे किसान मित्र उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? देखिए, मैं किसान भाइयों को बताता हूं कि गुणवत्ता के लिए 2 पैरामीटर बहुत जरूरी होता है। तो एक तो उसका पीएच देखना जरूरी होता है, ईसी और आरएससी। यदि जहां पीएच मान 8.5 से ऊपर है, या पीएच को भी छोड़ दो, आरएससी 2 से ऊपर है, तो वो जिप्सम डालते हुए उस पानी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि साल्टी वाटर है, जिसमें सैलान वाटर बोलेंगे, खारा पानी बोलेंगे, तो उस पानी के लिए उसको फसल का चुनाव करना है। फसल का चुनाव करेंगे मिट्टी के बेसिस पे कि उसकी खेत की मिट्टी किस तरह की है, तब फसल का चुनाव करें कि हमको ये फसल है। जैसे कि कुछ ऐसी फसल है कि जो साल्ट के अगेंस्ट में बहुत सहनशील होती हैं, और कुछ फसल ऐसी होती है कि वो जो है उसको सहन ही नहीं कर पाती, तो इसलिए टॉलरेंट वैरायटी, टॉलरेंट फसल उसमें लेनी चाहिए। उसके बाद जो है जी, तो उम्मीद है साथियों आपको पता चल ही गया होगा कि मिट्टी की जांच कब करानी चाहिए, कैसे नमूना लेना है, और पानी की भी जांच आप किस तरह से करवा सकते हैं, और जो फिर रिपोर्ट आती है अश्वनी, तो उसको भी आधार मानकर किस तरह से आप अपने खेत में तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि वो जो रिपोर्ट है ना वो विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, और आधुनिक जो खेती है ना उसके जो टिप्स हैं वो उस रिपोर्ट में होते हैं। जी, डॉक्टर वी.के. शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब समय हो गया कि आपसे विदा लें। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मैं आरती और मैं अश्वनी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।